नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महासागर जीके में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सेलेक्टेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का यह पहला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला प्रश्न है, मेढक में दांत कैसे होते हैं? तो होमोडोंट होते हैं। उसी तरह से जो दांत मसूड़े में धंसे होते हैं उसको थीकोडोंट कहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के दांत को हेटेरोडोंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर क्या से बना होता है? तो डेंटाइन। दांत का शिखर डेंटाइन से बना होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो अमाशय से स्रावित होती है। अमाशय से दो रस स्रावित होती हैं जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? यानी कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में लीवर बनाता है ग्लूकोज को और उसको स्टोर भी लीवर में ही होता है और साथ ही साथ पेशियों में भी कुछ मात्रा में स्टोर होते हैं। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा यकृत और पेशियों में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जो दंत में इनेमल को कठोर बनाता है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व के कारण दांत का इनेमल कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत का मुख्य कार्य होता है वसा का पाचन करना। वसा का इमल्सन करके उसका पाचन करना पीत का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज फंक ने किया। ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में आए हैं। उसी तरह से डीएनए में क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है मोनोसेक्राइड हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पर पूछा गया है मोनोसेक्राइड, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा बनाया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक डक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? एस्ट्राडियोल के लिए। कौन सा दूध प्रोटीन है? तो केसिन। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में प्रोटीन्स का पाचन होता है जो फाइनली अमीनो अम्ल में टूटता है। किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है को हार्मोन भी कहते हैं। रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है रेनिन अमाशय। पेप्सिन और रेनिन अमाशय से निकलते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। वैसे अंग जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे परंतु वर्तमान समय में इसका कोई उपयोग नहीं शरीर में, उसको निष्क्रिय अंग कहते हैं। जैसे निमेशिक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियां, कोक्सी अस्थि, ये जो हैं निष्क्रिय अंगों के रूप में हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, संवृति अंग है। तो चमगादड़ के पंख व तितली का पंख जो है संवृति अंग है। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थ भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोनल बीमारी है? घेंघा। घेंघा एक हार्मोनल बीमारी है जो हार्मोन की कमी से होता है थायराइड ग्लैंड में, और उस हार्मोन को कंट्रोल कौन सा करता है? आयोडीन। इसीलिए अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेंघा। अगला प्रश्न है, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे का कोई लाभ न हो तो वह क्या कहलाता है? तो कॉम्युनलिज्म कहलाता है। कॉम्युनलिज्म में क्या होता है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को कोई लाभ न होता है, तो कॉम्युनलिज्म में होता है। अगला प्रश्न है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है?
भूमि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो पुनः वन रोपण के द्वारा। अगला प्रश्न है डार्विन का सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे डार्विन। अगला प्रश्न है आर्कियोपेटेरिक्स किसका संयोजक कड़ी था? तो पक्षी और सरीसृप यानी कि सरीसृप और पक्षियों के बीच का जो संयोजक कड़ी है उसको आर्कियोपेटेरिक्स कहते थे। अगला है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होता है, क्या होता है? ओजोन। यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण आता है उससे ओजोन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। अगला प्रश्न है किस युग में कोई जीवन नहीं था? एजोइक या प्रागजैविक काल में कोई जीवन नहीं था। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया? डिब्रीज, ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया। अगला है एक माइक्रोन होता है, तो एक माइक्रोन होता है 0.001 mm, यानी कि इसको 10 के पावर -3 के रूप में भी लिखते हैं। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है। जीन में परिवर्तन या क्रोमोसोम में परिवर्तन या डीएनए। जीन से क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम से डीएनए बनता है, तो इसलिए इन तीनों में से किसी एक में भी परिवर्तन हो तो उत्परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है पेलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जीवाश्मों का अध्ययन, जिसको फॉसिल्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो मेसोजोइक काल को सुनहरा काल कहते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे? तो क्रो-मैग्नन मानव। अगला है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लायोसीन में। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने किया? तो क्रो-मैग्नन मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी किए थे। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? तो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को नियमित करता है, यानी कंट्रोल करके रखता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी भी होती है। अगला प्रश्न है मानव विकास कहाँ हुआ? तो मानव विकास सर्वप्रथम मध्य एशिया में हुए थे। अगला प्रश्न है कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? गोरिल्ला। गोरिल्ला जो है मानव का निकटतम संबंधी कहलाता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो Fe यानी कि आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु मौजूद होती है। अगला प्रश्न है किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी RH नेगेटिव हो तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक बीमारी होती है, जो कि सिर्फ एक संतान के जन्म लेने के बाद होती है। इसमें एक संतान आसानी से जन्म लेता है, इसके बाद फिर गर्भपात होना शुरू होता है। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों पर जीवनों की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार, लीनियर। अगला प्रश्न है AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है, यानी कि AB जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसको किसको दान दे सकता है? तो सिर्फ AB को ही दे सकता है। AB ब्लड ग्रुप सिर्फ AB को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला है कौन सा लिंग संलग्न रोग है, यानी कि अनुवांशिक रोग? तो वर्णनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णनता कहते हैं। अगला प्रश्न है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीजन क्या है? तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक है। अगला है कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है साथ ही शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो यकृत। यकृत जो है रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन है, यानी कि मनुष्य के मादा शरीर में
इसका संगठन क्या होता है? तो 23 जोड़ी, 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं और XX पाए जाते हैं जो कि लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि टोटल 23 जोड़ी हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है तो इसमें X गुणसूत्र प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग है जो आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न है, यानी कि जेनेटिक्स बीमारी है हीमोफीलिया है। इसमें किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं कट जाता है तो उसका ब्लड जल्दी जमता नहीं है, ब्लड क्लोटिंग नहीं देखा जाता है इस बीमारी में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन से। यह दूध उत्पादन से भी संबंधित है। दूध उत्पादन को ही श्वेत क्रांति कहते हैं और इनकी उत्पादन का श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो वह है एनाफेज। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? कैबियन के द्वारा वृद्धि वलय किस क्रिया बनते हैं? वृद्धि वलय जो है कैबियन क्रिया द्वारा बनते हैं। अगला प्रश्न, परागन का क्या अर्थ है? परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं। अनिषेक फल बिना परागन और निषेचन के बना फल को ही अनिषेक फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केला और अंगूर, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं अनिषेक फल में। अगला प्रश्न है, परागकण क्या है? तो परागकण जो है नर युग्मोद्भिद है, यानी कि मेल पार्ट्स है। फीमेल पार्ट्स को स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण और कोष प्रायः होते हैं। आवृत बीजी पौधे में ट्विन यानी कि द्विगुणित भ्रूण कोष होते हैं। बीज किससे बनता है? बीजांड से। अगला प्रश्न है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? गीटोमोगामी। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गीटोमोगामी कहलाता है। सुपारी का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। कौन सा फल नट है? काजू। काजू एक नट है। नारियल में खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। आवृत बीजी पौधों के बीच में क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। अगला प्रश्न है, मक्का का दाना है वास्तविक फल। एक साँचा फल होता है। निषेचित एवं विकसित अंडाशय एक साँचा फल होता है। अगला प्रश्न है, कटहल के मांसल खाने योग्य भाग है, मतलब कटहल में जो मांसल होता है जिसको खाते हैं वो क्या है? तो सहपत्र और परिदल पुंज है। अगला प्रश्न है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ होते हैं। पादप वायरस जो होते हैं उसमें कौन सा जेनेटिक पदार्थ होता है? तो RNA। उसी तरह से जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या पाए जाते हैं? तो या तो DNA होते हैं या RNA होते हैं, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो जीवाणु में। अगला प्रश्न है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने। जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहोफ। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। उपापचय दर सर्वाधिक होती है चूहे में। जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ATP ADP में ट्रांसफर होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? ATP के रूप में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है।
ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? 38 एटीपी। प्रोटीन का इकाई क्या है? एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन जो है 20 एमिनो एसिड के से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री के ताप पर, 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो वसा, फैट्स में ऊर्जा अधिक मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो जो व्यक्ति भूखे होते हैं तो लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लिया था। जब व्यक्ति भोजन नहीं करता है, भूखा होता है, तो उसी ग्लाइकोजन को पुनः उपयोग करता है ऊर्जा के रूप में, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। जलीय अपघटन से ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है अपचयन। कार्बनिक यौगिकों का जब विखंडन होता है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस जो होता है, वो अपचयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। पीत का निर्माण यकृत में होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर। गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलोप्सिन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, खरगोश में दांत होते हैं थिकोडोंट। वैसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, उसको थिकोडोंट कहते हैं। आगे भी आया था प्रश्न। नेक्स्ट है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। कौन सा एक तिलहन है? राई एक तिलहन है। वायरस रोग है इन्फ्लुएंजा। वायरल रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा है। अगला प्रश्न, वायरस होते हैं अकोशिकीय। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे डार्विन। डार्विन जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है? HTLV3। अगला प्रश्न है, गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गोएटर यानी कि घेंघा रोग होती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाता है उसमें। इसलिए आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, वैसे वायरस जो जीवाणुओं को मारकर नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरियोफेज भारत के गंगा नदी में पाए जाते हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इसलिए गंगा नदी का पानी जो है वर्षों तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह जीवाणु से मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज में होता है तो डीएनए। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता हैं इवानोस्की। इवानोस्की जो है विषाणु का खोजकर्ता है। सबसे बड़ा विषाणु है ओक्स विषाणु। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था ओपेरिन ने। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एनएरोबिक।
एनएरोबिक श्वसन जो है सबसे पहले विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, विषाणु होते हैं पूर्ण परजीवी। प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है गोरिल्ला। अगला प्रश्न है, चमगादड़, टीडे एवं कबूतर का पंख होते हैं समरूप होते हैं। अगला प्रश्न, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसको क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट। वैसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं उसको सेप्रोफाइट कहते हैं। ये मशरूम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सरीसृपों का युग है। मेसोजोइक महाकल्प जो है सरीसृपों का युग है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है मोनोसेक्राइड, यानी कार्बोहाइड्रेट का जब शरीर में पूर्ण पाचन हो जाती है तो वह मोनोसेक्राइड में टूटती है। मोनोसेक्राइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्लूकोज है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो वह है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में शरीर में जो है प्रोटीन का संचरण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक एसिड। सभी कीट होते हैं यूरिकोटेलिक। वैसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। ये सभी कीट, पक्षी वगैरह आते हैं। अगला प्रश्न है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? यूरिएस। अगला प्रश्न, उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन, यानी कि उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है जो वृक्क में पाए जाते हैं। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं यूरेनिया। वृक्क जब खराब हो जाती है तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, उसी को यूरेमिया कहते हैं, यूरेमिया। नेक्स्ट है, पक्षी होते हैं यूरिकोटेलिक। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है तो होता है वृक्क के पेल्विक्स में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से निर्माण होता है। वृक्क का पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने के बाद व्यक्ति के लाल रुधिर कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है। अगला है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? वह है हाइड्रा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगला प्रश्न, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, वह मेंडुला से। अगला प्रश्न, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है? वह है मेडुला ऑब्लिगेंटा। श्वसन क्रिया मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा नियंत्रित है। अगला प्रश्न है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है नम त्वचा द्वारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके किसी भी तरह से लाभदायक लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, साथ ही एक कमेंट कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।